यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीछे शिफ्ट होके बैठ जाओ। पीछे बेंच खाली पड़ी है, पीछे शिफ्ट होके बैठ जाओ। एक बेंच पे दो दो हो जाओ। कोई एक आध सेल्फ स्कोरर दो। एक सेल्फ स्कोरर कोई लेकर आओ। सेट इसमें है। ओल्ड वाली नहीं है। चलो लिखो। हेडिंग सेट। पीछे तक वॉइस ऑडिबल है? वॉइस आ रही है सबको पीछे तक? हाँ, माइक दे दो। लिखो सेट की डेफिनेशन। A well defined collection of object is called set. A well defined collection of objects is called sets. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कौन सा वाला? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। अब वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई कलेक्शन जिसकी कोई डेफिनेशन डिफाइंड हो। विदाउट डेफिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता। डेफिनेशन मतलब कि अगर किसी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है या कोई एक ग्रुप है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका अगर कलेक्शन है और उसको अगर हम डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम वेल डिफाइंड बोलेंगे। डिफाइन मतलब कि उनकी कोई एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एट रैंडम हमने कोई से भी नंबर्स को पिक कर लिया, कोई से भी एलिमेंट्स को पिक कर दिया और हम उनको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह के नंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉपर वेल डिफाइंड। उसको हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूं, कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं। ऑब्जेक्ट्स बोलूं चाहे एलिमेंट्स बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2 4 6 8। इनको देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनको तुम एक डेफिनेशन दे सकते हो। क्या डेफिनेशन दे सकते हो? कि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। तुम इनको डिफाइन कर पा रहे हो कि ये इवन नंबर का सेट। अगर मान लो मैंने लिखा 1 3 5 7, तुम इसको डिफाइन कर पा रहे हो कि क्या है ये? ऑड नंबर का सेट है। वॉइस नहीं आ रही है, अभी माइक आ रहा है, रुको। अगर मान लो लिखा हुआ है 2 5 7 9 11, क्या है ये? सेट ऑफ प्राइम नंबर है। तो इनको तुम डिफाइन कर पा रहे हो। इसकी क्लिप भी टूटी हुई है। अब आ रही है आवाज? तो अगर हमने इनको डिफाइन कर पा रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अगर मान लो मैंने लिख दिया 1 5 10 12 14 16 17, इसको डिफाइन करो। नहीं डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है ना? तो हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता। सेट सिर्फ कौन सा होगा?
जिनको तुम डिफाइन कर सको, जो वेल डिफाइंड हो। अगर वेल डिफाइंड होगा तभी हम उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट। सेट भी अभी नहीं है ये, अभी सिर्फ ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड एलिमेंट है। सेट कब बनेगा, जब इनको ग्रुप बना दोगे, इनका कलेक्शन बना दोगे। और वो किस तरह से बनेगा, इनको करली ब्रेसेस से क्लोज कर दोगे। अगर इनको करली ब्रेसेस से क्लोज कर दोगे, अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब इनको हम सेट्स बोलेंगे। क्लियर हुई बात, नोट कर लो। तो ये सब सेट हैं और ये सेट नहीं है। अब जैसे कि कुछ मैं टर्मोलॉजीज बोल रहा हूं, बताना कि वो वेल डिफाइंड सेट होगा या नहीं होगा, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स है सेट, डिफाइन कर पा रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स में ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाएगा, वो भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर्स बता दिया, प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु आर रन आउट एट 99 रन्स। क्यों नहीं है सेट, सेट है ना, डिफाइन कर पा रहे हो ना तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं, इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो 99 पे रन आउट हुए। डिफाइन कर सकते हो ना, आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब मैं पूछता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ये सेट नहीं है, क्योंकि गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा किस टर्मोलॉजी में बोल रहे हो, जल्दी आओ अंदर। अच्छा किस टर्मोलॉजी में बोल रहे हो, गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है कि अच्छा क्रिकेट प्लेयर कौन सा है, कौन सा अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, किस टर्मोलॉजी में, किस सेंस में बोलोगे, उसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते। गुड डेफिनेशन नहीं है, बैड डेफिनेशन नहीं है, इसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हो वो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। जिसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वेल डिफाइंड। ऐसा सोच लो बस कि अगर तुम्हें कोई स्टेटमेंट दिया है और उस सेट के अंदर के एलिमेंट्स अगर तुम खुद से बता पाते हो, चाहे कितने ही हो, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम उसके अंदर के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो वेल डिफाइंड है, नहीं तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर हुई। अब देखो कुछ टर्मोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे एक एक चीज को। कैपिटल एन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस लिख रहा हूं। कैपिटल एन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स यहां पर कोई से भी हो सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक, ये सारे क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, z के ऊपर प्लस लगा दिया या i के ऊपर प्लस लगा दिया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3। जीरो जो है उसको ना ही पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं और ना ही नेगेटिव में कंसिडर करते हैं। उसी तरह से अगर माइनस आ जाए, z माइनस या फिर i माइनस, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से लेकर -4 -3 -2 -1 तक। जीरो किसी में भी कंसिडर नहीं होगा। क्यू,
सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो p बाय क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। p बाय क्यू के फॉर्म में हो, जैसे 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, ऐसे जो भी नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। उसी तरह से फिर यहां पर भी प्लस या माइनस लिखा हुआ आ जाए, है ना, जैसे कि यहां पर क्यू प्लस लिखा हुआ आ गया तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, माइनस लिखा हुआ आ गया तो सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, चाहे वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी तक देखो मैंने करली ब्रेसेस में लिख रहा था और इसको ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये रेंज के लिए यूज होता है और ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ब्रैकेट्स कौन सा लगाना है ये सब पता होना चाहिए। और फिर कैपिटल सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं? एक्स प्लस आई वाई, आयोटा वाई। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इसमें कंसिडर हो सकता है। क्या टू जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो सुपर सेट होता है। सब वही है, तुम आर लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सब वही है। कौन सा? ये कैपिटल आर, आई आर इंटीजर होगा, इंटीजर और रियल, वैसे डिफाइंड होगा, देखना उसको। आई आर, आई आर कौन सा होता है? इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। ठीक है ना, इरेशनल का होगा आई आर, देख लेना एक बार। इरेशनल होगा जहां तक है, हाँ इरेशनल ही होगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नेवर एंडिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग, जैसे कि हमारा हो गया ई, एक्सपोनेंशियल वाला ई हो गया, हमारा पाई हो गया। ठीक है, इन सब की वैल्यूज क्या है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, 2.14 ऐसे जाता ही जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना, 2.67 ऐसे जाते जाता ही जाएगा, 3.14 जाता ही जाएगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। तो वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे, जिनको कि हम पी बाय क्यू के फॉर्म में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? हम्म, हाँ ये सब भी आएंगे, √2 √3, जो कि नेवर एंडिंग नेवर टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, लिख लिया ये? कुछ और भी हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, अभी जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। जैसे कि मान लो ये सिंबल आया, इसको हम बोलेंगे फॉर ऑल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मान लो ऐसा आ गया या फिर ऐसा वर्टिकल बार आ गया, सच दैट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, और बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। और याद आते जाएंगे तो बताते जाऊंगा, है ना। ये सब टर्मोलॉजीज जब पता होंगी तभी एग्जैक्ट रीड आउट कर पाओगे क्वेश्चन को।
और होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होगा, है ना, जीरो से इंफिनिटी तक के इंटीजर्स, 0 1 2 3, जीरो भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, प्रीवियस में से किसी ने नोट नहीं करा हो तो जल्दी से नोट कर लो। अब सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं जिनसे हम सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। पहला कहलाता है रोस्टर फॉर्म, पहला कहलाता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको हम टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं। जो कि अभी तुमने जितने भी लिखे करली ब्रेसेस में एलिमेंट्स को डिफाइन करके लिखना, कॉमा सेपरेट करके, वही क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। डेफिनेशन लिख लो। इन दिस फॉर्म in this form a set is described by elements, by listing elements. In this form set is defined by listing elements, listing elements separated by comma, separated by commas within braces, within करली ब्रेसेस, है ना। करली ब्रेसेस के बीच में अगर तुम एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देते हो तो वो क्या कहलाएंगे, रोस्टर फॉर्म में कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये सब क्या कहलाएंगे, रोस्टर फॉर्म में कहलाएंगे। इवन नंबर का, ऑड नंबर का प्राइम नंबर, लेस देन 11 के प्राइम नंबर, ऐसे कोई भी डिफाइंड हो और उनको लिस्ट आउट कर दो। ठीक है, कुछ बातें हमें सेट के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि मान लो कि अगर कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3, और कोई एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट लिखा है 2 1 3, दोनों जो सेट है वो सेम कहलाएंगे। एक तीसरा सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 2 3 1, ये तीनों सेम सेट कहलाएंगे क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस भी ऑर्डर में उनके एलिमेंट्स को लिखो, या फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसको कितनी भी बार किसी भी एलिमेंट को रिपीट कर लो। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता और ऑर्डरिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट्स का ना ही ऑर्डर से कोई इफेक्ट पड़ता है ना ही रिपीटेशन से कोई फर्क पड़ता है, बस एलिमेंट्स जो होते हैं उनको देखा जाता है। तो ये तीनों सेट क्या कहलाएंगे, सेम कहलाएंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही सेट को शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, डेफिनेशन लिखो। इन दिस फॉर्म a set is described by a set is described by a set is described by characterizing property
कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पीएक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स। मतलब कि अब हम यहां पर डिफाइन करेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे नहीं, सिर्फ उनको डिफाइन करेंगे कि वो इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, क्योंकि हमेशा हम लिस्ट आउट करके नहीं बता सकते। किसी सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है वो, तो उसकी प्रॉपर्टी को सिर्फ हम डिफाइन कर देंगे यूजिंग एनी फॉर्मूला और स्टेटमेंट, चाहे हम उसको फॉर्मूला से लिखें चाहे स्टेटमेंट से लिखें, बस उसको डिफाइन कर देंगे ताकि उसको पढ़कर कोई भी ये समझ जाए कि सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट नहीं करेंगे। वो कहलाएगा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि हमने करली ब्रेसेस में तो लिखना ही है, ठीक है ना, करली ब्रेसेस में तो लिखना ही है, और उस सेट का कोई नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कि हमने उस सेट का नाम रख दिया ए, और फिर हम यहां पर बताएंगे कि एक्स इसके अंदर एलिमेंट होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, या फिर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दो, चलो इवन इवन इंटीजर्स ही लिख दो अभी, इवन नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा लिख दिया, तब भी हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, -2 -4, क्योंकि इन नंबर्स बोला है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। या फिर इसको ऐसा फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n, ठीक है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, एन को भी लेकिन डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। या फिर ऐसा यहां पर इक्वल भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 2n वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो यहां पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि x इसके अंदर एलिमेंट होगा सच दैट, किस तरह का, कि वो x इक्वल टू 2n हो, मतलब कि 2 के मल्टीपल में वो सारे x होंगे, और n उसमें क्या होगा, इंटीजर होगा। तो n की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओगे, अलग अलग नंबर जनरेट होता जाएगा, वो इस सेट का पार्ट होता जाएगा, ठीक है। -1 रख दोगे तो -2 बन जाएगा, -2 रख दोगे तो -4 बन जाएगा, +1 रखोगे तो +2, और 3 रख दोगे तो 6, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स जनरेट होते जाएंगे। ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मान लो कि एक सेट में लिख रहा हूं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। एक्स बिलोंग्स टू, हम्म, इसको ऐसा लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो अब यहां पर ये कॉमा लगा दिया, मतलब दोनों कंडीशन एंड में हो गई, कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। नेचुरल नंबर क्यों लिखा? क्योंकि स्टार्टिंग हमें 1 से करवानी है ना, नेगेटिव नंबर को कंसिडर नहीं करना, जीरो को कंसिडर नहीं करना। तो अब ने इसलिए लिखा कैपिटल N, ताकि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए 1 से स्टार्ट होने के लिए। तो लोअर लिमिट लगा दी, और अपर लिमिट लगाने के लिए हमने यहां पर लिख दिया कि उसकी वैल्यू 8 से बड़ी नहीं हो सकती, लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ, देता हूं, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। सिंपली क्या लिख दोगे, x सच दैट, जो x है वो किसके बीच में लाया करना चाहिए, -1 से +1 के बीच में, और हम ऐसा भी साथ में लिख सकते हैं कि वो रियल नंबर हो, है ना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दो, तो पॉइंट वाले नंबर कंसिडर हो जाएंगे। और किस तरह से, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट -1 से +1 के बीच, ठीक है।
0 1 4 9, करो इसको डिफाइन। एन स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ये, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां पर इंटीजर तुम कोई सा भी रख दो, नेगेटिव रख दो चाहे पॉजिटिव रख दो, जीरो रख दो, कुछ भी रख दो, वो वही एलिमेंट जनरेट करेगा। फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया ना उसको, एज अ फॉर्मूला। तो मैंने क्या कहा, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, उसके एलिमेंट्स उससे जनरेट होने चाहिए, ठीक है। और जरूरी नहीं कि जो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है यही है, कोई दूसरी भी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन वही सारे एलिमेंट्स जनरेट होने चाहिए। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेट ऑफ लिखते जाओ, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूं ना, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखो। सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी में ये सारे लेटर्स आ रहे हैं। अब हमें, मैंने क्या बताया, इसमें रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। पी एक ले लिया एलिमेंट, आर ले लिया, ओ ले लिया, बी ले लिया, ए बी ऑलरेडी ले चुके हैं, आई ले लिया, एल ले लिया, आई ले चुके हैं, टी ले लिया और वाई ले लिया, ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। और अगर तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो फिर लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑल लेटर्स इन प्रोबेबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1 by n where n belongs to natural numbers। कौन सा वर्ड बनेगा, लेटर, लेटर की बात कर रहे थे हम, कौन सा लेटर और आएगा। मैंने अभी पहली बार क्या कहा जब पढ़ाना शुरू किया, कि अरेंजमेंट से, ऑर्डरिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो यही गलती कर दी ना, यही गलती कर दी, क्या बोल दिया जल्दी से, 2n+1, ठीक है, और n को क्या बोल दोगे, बिलोंग्स टू होल नंबर बोलोगे तो ठीक है, होल नंबर बोलोगे तो ठीक है, तो ये ठीक है फिर। लेकिन अगर मान लो ऐसा बोल दिया 2n+1 और ऐसा बोल दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2n-1, ठीक है ना, यहां पर हम 2n+1 नहीं लिख सकते। क्या रीजन है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि 2n+1 हमने लिख दिया, तो 2n+1 लिखने से क्या हो गया, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, 1 को अगर मैंने यहां पे रख दिया तो सबसे जो लोएस्ट नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा, 3 होगा, तो हमारा 1 छूट गया, ठीक है। तो या तो होल नंबर से लिख रहे हो तो ठीक है, होल नंबर तुम 0 से स्टार्ट करोगे तो यहां पर 0 पुट करोगे तो 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर नेचुरल नंबर यहां पे लिख रहे हो तो फिर तुम्हें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 2n-1,
क्योंकि अब यहां पर तुम पुट करोगे नेचुरल नंबर का 1, तो 2 - 1 1 से शुरू होगा, फिर 2 पुट करोगे तो 4 - 1 3। तो सारे एलिमेंट्स भी पिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एट रैंडम ऑड नंबर बोला तो 2n+1 ले लिया या 2n - 1 ले लिया। हमें यह पता होना चाहिए कि उसका स्टार्टिंग हम कहां से इनपुट दे रहे हैं। ठीक है ना, हमें ये इनपुट हमें पता होना चाहिए कि सारे कंसिडर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऑप्शन में दोनों मिल जाएगा, 2n+1 भी और 2n - 1 भी, और 2n+1 ऑप्शन ए में मिल जाएगा, बस होल नंबर और नेचुरल नंबर की गड़बड़ी हो जाएगी। तो सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, बाउंड्री केसेस पे स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? इवन नंबर तो बता ही दोगे, है ना, 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, है ना। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, उसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिखो। बस ये इसलिए है ताकि तुम्हें पढ़ना आ सके कि जो लिखा है उसको पढ़ेंगे कैसे, रीड आउट कैसे करेंगे ना। इनको देखकर डरना नहीं है, पढ़ना आना चाहिए। x such that x belongs to integers and mod of x less than equals to 2। बताओ। -2 -1 0 1 2, क्योंकि यहां पर मॉड लगा है ना। तो मॉड मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई से भी हो सकते हैं जो 2 से छोटे हों। ठीक है, और क्योंकि z बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसलिए सिर्फ हम इंटीजर कंसिडर करेंगे। अगर यहां पर नेचुरल नंबर हो जाता तो सिर्फ 1 2 आता, फिर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ठीक है, बताओ। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर हमें ये बोल दिया है कि n/n² + 1 है और 1 से लेकर 3 है, लेकिन इतनी डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि 1 से लेकर 3 के बीच में 1/2 भी आएगा, 2/5 भी आएगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या बोल दिया है, n बिलोंग्स टू n भी बोल दिया है, मतलब कि 1 से लेकर 3 तो एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, लेकिन उसमें भी कौन से एलिमेंट्स, जो सिर्फ नेचुरल नंबर हो। और यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल टू लगा है, मतलब 1 और 3 को कंसिडर करना है। अगर इक्वल टू नहीं लगा होता तो 1 और 3 को कंसिडर नहीं करते, तो फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता, कौन सा, 2। ठीक है, तो यहां पर हम 1 भी रखेंगे, तो एक बार 1 रखा तो 1/1 + 1, मतलब कि 1/2। फिर एक बार 2 रखा तो 2/4 + 1 5, तो फिर 2/5। एक बार 3 रखा तो 3/9 + 1 10, तो 3/10। तो ये 3 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब क्लियर हुआ तुम लोग को रोस्टर फॉर्म और इसको पढ़ना? अब तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। लिख लिया? एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको रोस्टर फॉर्म में करना है। लिखो इसके एलिमेंट्स।
हम्म। पूरे एलिमेंट्स बताओ, मतलब क्या 3 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट होंगे ना? हाँ। हाँ ठीक है। देखो, यहां पर अब इसको पहले पढ़ना आना चाहिए कि सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? ए एन आएंगे। ठीक है, अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो स्टेप बाय स्टेप समझो। यहां पर ए एन आएगा, सच दैट किस तरह से एन किस तरह का होगा? नेचुरल नंबर। अभी सिर्फ इसी को समझो, आगे की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर होगा मतलब कि अगर मैं रख दूं, पहले 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, इस तरह के सारे नंबर्स होंगे इसके अंदर। मतलब कि A1 A2 A3 इस तरह के नंबर्स होंगे। अब मुझे वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है किसकी? A1 A2 A3 की। ठीक है, A1 की वैल्यू इस पे मुझे गिवन है, कितनी है A1 की वैल्यू? 1 है, तो A1 की वैल्यू तो 1 पता चल गई। अब A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकलेगी? इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब अगर A2 निकालना है तो मुझे n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1। अगर मैंने यहां पर 1 रख दिया n की जगह पर, तो A2 इक्वल टू क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ A1। और A1 की वैल्यू 1 है, मतलब कि कितना बच गया? 3। तो मेरे पास A2 की वैल्यू आ गई 3। अब क्या निकालना है? A3 निकालना है। A3 मतलब n की जगह पर यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा, तो 3 A2। और A2 की वैल्यू अभी हमने प्रीवियस निकाल ली है 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से ये आता जाएगा 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ऐसे करते करते डॉट डॉट करके छोड़ देना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, तो उसको डॉट डॉट करके छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर हमने क्या करा, देखे ए एन लिखा है, ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो A1 A2 A3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अब फिर A1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी, यहां पर n की जगह पर 2 रखेंगे तो 1 प्लस, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A1, क्योंकि n की जगह पर हमने क्या रखा है? 1 रखा है, और A1 की वैल्यू हमें प्रीवियस दी है, ये कहलाती है बेस कंडीशन। ये क्या कहलाती है? बेस कंडीशन। ये जब तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, रिकर्जन का जब हम बनाते हैं प्रोग्राम, है ना, तो उसमें बेस कंडीशन लगती है, तो ये रिकरेंस रिलेशन है। जब तुम प्रोग्रामिंग के फॉर्म में इसको इंप्लीमेंट करोगे तो ये रिकर्जन है। क्या है ये? रिकर्जन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। तो ये रिकर्जन है और कुछ नहीं। ठीक है, और वो यहां पर ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है, बेस कंडीशन है। ठीक है, तो यहां से तुम्हें बेस कंडीशन मिलेगी, फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी, फिर यहां से अगले एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी, और इस तरह से सारे एलिमेंट्स डिफाइन होंगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखो। ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए ऑफ एन प्लस 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 प्लस ए एन A1 is equals to A2 is equals to 1। हम्म। यहां पर भी वही बात हो गई, A1 A2 A3 इन सब की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है,
A1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1, A2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1, A3 की वैल्यू हमें निकालनी है। A3 की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब यहां पर 3 बनाने के लिए हमें n की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा 1, तो n की जगह पर अगर मैं यहां पर 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1, और A1 और A2 बेस कंडीशन है, क्या निकल के इसमें आ रहा है 1 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2, तो यहां से हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई, उस A3 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा A4 चाहिएगा, तो n की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा 2, तो A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 2, और A2 की वैल्यू कितनी दी है 1, तो कितना हो जाएगा 3। अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम है, तो ये 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, और ये कौन सी सीरीज कहलाती है फिबोनाची सीरीज, ठीक है ना, कौन सी कहलाती है ये फिबोनाची सीरीज। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, फर्स्ट इसमें लिखो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी हम बोलते हैं, वॉइड सेट भी हम बोलते हैं। ठीक है ना, देखा जाए तो ये सारी टर्मोलॉजीज जो आ रही हैं ये कहीं ना कहीं पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यही टर्मोलॉजी मैथ्स में होती है, और यही सब टर्मोलॉजी हम कहाँ पर यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। हम वहां पर वॉइड क्यों लिखते हैं, जहां पर हम कुछ पैरामीटर पास नहीं करते या फिर रिटर्न कुछ नहीं करते, तो एक तरीके से वो नल को ही शो करता है ना, एम्प्टी को ही शो करता है, एम्प्टी सेट को ही। तो यहां पर हमारे पास एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिख लो, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट, a set is said to be empty set if it has no elements if it has no elements and is denoted by phi and is denoted by phi or phi or empty curly braces, phi और empty curly braces। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार पेपर में आता है, उसमें गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। एम्प्टी सेट कौन सा हो सकता है, एम्प्टी सेट को हम या तो फाई से डिनोट कर सकते हैं या तो करली ब्रेसेस होना चाहिए, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है और स्टूडेंट इसको टिक कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक फाई जो है वो एक एलिमेंट है, करली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो क्या काउंट होता है, वो एलिमेंट काउंट होता है। तो अगर तुमने इस करली ब्रेसेस के अंदर फाई लिख दिया, इसका मतलब कि फाई एक एलिमेंट है, और जब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया तो फिर ये अब एम्प्टी सेट नहीं बचा, क्योंकि अब इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो या तो हम फाई को इस तरह से डिनोट करेंगे या फिर इस तरह से डिनोट करेंगे, मतलब एम्प्टी सेट को या तो फाई लिखेंगे अकेला, कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, करली ब्रेसेस नहीं लगेगा, और अगर करली ब्रेसेस लगेगा तो खाली रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि करली ब्रेसेस भी लगा दिया और फाई भी लगा दिया, क्योंकि अगर करली ब्रेसेस के अंदर फाई लग दिया इसका मतलब कि फाई उसके अंदर का एक एलिमेंट हो गया, तो अब एक एलिमेंट आ गया, और एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये नोट करके लिख लो, अभी याद रहेगा, एग्जामिनेशन में बाद में भूल जाते, इसलिए अभी इसको नोट करके अभी हाल लिखो।
लिख लिया? जैसे कि अब कुछ और एग्जांपल्स भी मैं बता देता हूं इसके। फाइव है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर क्या प्रोड्यूस करे, -2, मतलब ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है, नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3, यहां पर इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब 1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा, और 1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा तो उसके अंदर का एक भी कोई इंटीजर पार्ट नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर से यहां पर क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखो, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से समझ में आ रहा है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, है ना? सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे कि अगर हमने सिंपली 1 लिख के छोड़ दिया, या फिर सिंपली 4 लिख के छोड़ दिया, तो ये सारे क्या हैं? सिंगलटन सेट हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेट लिखा ए, उसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या आएगा इसके अंदर? कौन सा एलिमेंट होगा? 3। अगर यहां पर नेचुरल नंबर नहीं लिखा होता, इंटीजर लिखा होता, तो फिर -3 और 3 दोनों आंसर आ जाते और फिर वो सिंगलटन सेट नहीं होता। लेकिन यहां पर नेचुरल नंबर लिख दिया है, तो इसका मतलब कि यहां पर सिर्फ 1 2 3 ऐसे ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, नेगेटिव इनपुट नहीं दे सकते, नेगेटिव को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और फिर एक्स स्क्वायर को इक्वल कर दिया, लेस देन इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, इक्वल टू ही कर दिया, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट फिर बचेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, वो कौन सा होगा? 3। तो ये क्या हो गया फिर? सिंगलटन सेट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, a set is called finite if it is either void set, if either it is void set or its element can be listed, or its elements can be listed। ठीक है, मतलब क्या होगा? या तो एम्प्टी सेट हो, मतलब कि जिसके के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर उसके सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट आउट कर सके और इन शॉर्ट काउंट कर सके। लिस्टेड का मतलब क्या हो सकता है? जिसके सारे एलिमेंट्स को हम लिख सके, डॉट डॉट करके ना छोड़ना पड़े, चाहे वो कितने ही हो, चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, लेकिन हम उनको काउंट कर सके। अगर हम काउंट कर सकते हैं, लिस्टेड का मतलब ऐसा सोचो कि जिसको हम काउंट कर सके, तो अगर काउंट कर पा रहे हो तो वो फाइनाइट सेट का पार्ट है। अगर उसको काउंट नहीं कर सकते तो फिर दूसरा सेट भी लिख लो, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिख लो, इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर के एलिमेंट को तुम काउंट ना कर सको, इनफाइनाइट सेट। A set whose elements cannot be listed by natural numbers।
अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, मतलब कि जिसको काउंट नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कार्डिनल नंबर। मतलब ये कोई टाइप नहीं है सेट का, ये डेफिनेशन है जो काम में आती है। कार्डिनल नंबर, और ये हमेशा से फाइनाइट सेट का ही निकलता है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं निकलता है, सिर्फ किसका निकलता है, फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन सिर्फ जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन जिसके एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, द नंबर एन इन द नंबर एन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कोई एक नंबर एन है, उसको हम कार्डिनल नंबर बोलेंगे। अ नंबर एन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, और और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए, और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ ए, मतलब इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं और कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय एन ए, एंड इज डिनोटेड बाय एन ए। किसे डिनोट करते हैं, एन ए। जैसे कि मान लो कि एक सेट है तुम्हारे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 4 6। तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसको ही हम उसका कार्डिनल नंबर बोलेंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो हम अगर इसका पूछा जाए कि बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो तुम बोलोगे 4। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा कि फाइनाइट सेट का ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो उसके एलिमेंट्स को तुम काउंट नहीं कर सकते, और अगर किसी एलिमेंट्स को, किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब है उसका कार्डिनल नंबर नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर हमेशा एक फाइनाइट सेट का ही निकलेगा। जैसे कि मान लो कि हमें दिया हुआ है AEIOU, जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एन ऑफ बी से। तो कार्डिनल नंबर इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी कार्डिनल नंबर हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट को काउंट करते हैं ना, रिपीटेड एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट if their cardinal numbers are same, if their cardinal numbers are same। ठीक है, तो कोई तुम्हारे पास दो सेट है ए और बी, और दोनों का अगर कार्डिनल नंबर अगर सेम होता है तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है ना, तो कार्डिनल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है AEIOU, तो क्या ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे, हाँ या ना, बिल्कुल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अगर मैं कार्डिनल नंबर निकालूंगा तो ये भी 5 आएगा, और अगर इसका कार्डिनल नंबर निकालूंगा तो ये भी 5 आएगा। इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे।
और नेक्स्ट लिखो इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट अलग है और इक्वल अलग है। टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B are said to be equal two sets A and B are said to be equal if every element of A, if every element of A is a member of B, is a member of B, and every element of B is a member of A। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है मान लो 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 3 5 6। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े, पहले इस डेफिनेशन के पहला स्टेटमेंट पढ़े तो उसमें क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना? तो अगर ये डेफिनेशन पढ़ूं तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कि जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्या? कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना? मतलब कि यहां पर 5 और 6 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन दोनों तरफ से ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन, इसलिए ये इक्वल नहीं है। कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर को यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, कार्डिनल नंबर तो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है? तो अगर यहां पर एलिमेंट्स अगर इस तरह से हैं 1 2 3, और फिर यहां पे एलिमेंट्स है कौन से 1 1 3 2, किसी भी ऑर्डर में हो, अब अगर मैं पूछूं तो अब ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। कार्डिनल नंबर भी इक्वल माना जाएगा। कार्डिनल नंबर में डिस्टिंक्ट एलिमेंट को नहीं काउंट किया जाता। ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट को तुम 4 बार रिपीट कर दो तो उसको 4 बार काउंट करोगे, एक ही बार काउंट करोगे। तो इसका भी कार्डिनल नंबर कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा, और इसका भी कार्डिनल नंबर कितना कहलाएगा? 3 ही कहलाएगा। और ये इक्वल भी है। और इससे ये समझ में आ रहा है कि every equal set is also an equivalent set, but every equivalent set may not be an equal set। ठीक है ना? जितने भी इक्वल सेट होंगे उनका कार्डिनल नंबर तो इक्वल होगा ही होगा, इसलिए वो इक्वलेंट सेट तो होंगे। लेकिन अगर कोई सेट इक्वलेंट है तो वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले एग्जांपल में मैंने देखा था कि 1 2 3 4 5 एक में से एलिमेंट लिए थे और दूसरे में ए ई आई ओ यू लिया था। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिए थे ताकि पहले ही तुम्हें क्लियर हो जाए कि उसके अंदर के एलिमेंट से इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्वलेंट सेट में, लेकिन इक्वल सेट में उसके अंदर के एलिमेंट से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? क्लियर है? लिख लो ये दोनों बातें, है ना? इससे मैंने क्या कहा, ऑर्डरिंग से और रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट है ये। ऑर्डरिंग से और रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? चाहे मैं 1 2 3 लिखूं, चाहे 3 1 2 लिखूं, चाहे 1 1 2 2 3 लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों सेम कहलाएंगे। ठीक है? नहीं, इक्वलेंट में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर पे देखा जाए, कार्डिनल नंबर में भी हम इसको दो को एक ही काउंट करेंगे, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इन शॉर्ट। हम रिपीटेशन हो कुछ भी हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स और सब वही रहेंगे। ठीक है? कुछ सेट लिख रहा हूं, बताना कि वो किस टाइप के सेट है। इक्वल सेट है, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कौन से हैं बताना।
फाइनाइट तो है, और प्रॉपर डिफाइन करो उसे। टू एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, फाइनाइट। मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया। ठीक है, ये तो फाइनाइट हो गया। और अगर यहां पर ये आ जाता फिर? नल सेट हो जाएगा। फाइनाइट तो है, लेकिन साथ ही साथ में मोर प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एम्प्टी सेट। हमने पढ़ा था ना, फाइनाइट और वॉइड। तो इसका मतलब कि वॉइड सेट भी क्या है? फाइनाइट सेट है, लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो वॉइड बोलेंगे। एक ही चीज के दो नाम रखे जाते हैं, लेकिन क्यों दो नाम रखे जाते हैं? ताकि हम उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सके। ठीक है ना? प्रॉपरली डिफाइन करने से ये हो जाएगा कि हम उसको एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कि ये रेक्टेंगल बना है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर बना है। स्क्वायर को भी तुम रेक्टेंगल बोल दोगे तो गलत नहीं है। एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है ना? रेक्टेंगल को तुम स्क्वायर को तुम रेक्टेंगल बोल दोगे तो वो ठीक है, क्योंकि उसका डेफिनेशन ये है कि सामने वाली साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन स्क्वायर बोलने से हमें और स्पेसिफिकली पता चल जाता है कि सामने वाली साइड तो इक्वल है ही, साथ ही साथ जो दूसरी साइड्स बची हुई है वो भी इक्वल है। तो मोर स्पेसिफिक पता चल जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम कोई एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट भी एक तरीके का फाइनाइट सेट है। उसके अंदर जीरो एलिमेंट है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है। लेकिन वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलने से हमें स्पेसिफिकली पता भी चल जाता है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है? तो ये कौन सा वाला सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट होगा। फाइनाइट तो होगा ही, लेकिन इसको मोर स्पेसिफिकली एम्प्टी, वॉइड या फिर नल सेट बोलेंगे। क्लियर है? हाँ ना, तभी तो मैंने बोला था, तब वो फाइनाइट था ना। दो सेट, दो एलिमेंट हो गए ना, √3 माइनस √3 प्लस √3। ठीक है ना? वही मैंने इरेशनल लिखा था, लेकिन देखा नहीं था। नेक्स्ट। फाइनाइट सेट है ना, -5 +5 दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसेट्स। इसमें प्रीवियस वाले में इसमें समझ में आ गया ना ये क्यों होगा एम्प्टी? क्योंकि रैशनल बोला गया है। ठीक है ना? और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना? इरेशनल नंबर ही इसको सेटिस्फाई करेगा। √3, √2, ये सब कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। यहां पर इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? √3 और -√3। ठीक है? उसके अलावा कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और वो रैशनल नहीं है। वो रैशनल नहीं है, इसलिए ये सेट क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। मतलब एक भी एलिमेंट एक्स का हमें नहीं मिल पा रहा है जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर इरेशनल लिखा होता तो फिर सही हो जाता, क्योंकि √3 और -√3 दो एलिमेंट मिल जाते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो, सबसेट्स। Let A and B be two sets let A and B be two sets if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. Then A is called a subset of B. यहां पर इक्वल सेट वाली बात नहीं कही है, सिर्फ वन वे वाली बात कही है। ठीक है? कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ठीक है? इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब जैसे कि अगर ए के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं 1 2 3,
और बी के अंदर के एलिमेंट है 1 2 1 3 2 4, तो क्या कहलाएगा ये? ए जो है वो सबसेट कहलाएगा, बी सबसेट नहीं है ए का। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नॉट अ सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के अंदर के सारे एलिमेंट बी में, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। और फिर बी को हम क्या बोलेंगे? बी को हम बोलेंगे सुपर सेट। बी को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट। जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। उस केस में हम बोलेंगे कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, बस अब दो चीजों में अंतर है, एक ये होता है और एक ये होता है। इन दोनों में बस एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसको इस तरह से कंपेयर करो कि ये लिखा हुआ है ए लेस देन बी और ये लिखा हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, लेस देन बी और लेस देन इक्वल टू बी में क्या डिफरेंस होता है? इंक्लूड इसमें होता है और उसमें नहीं होता है। तो अगर हमने यहां पर, अगर मैं इसमें ऐसा लिख रहा हूं तो भी ठीक है और मैं इसमें ऐसा लिख रहा हूं तो भी ठीक है इस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर के एलिमेंट ऐसे हो जाते, इसके अंदर के अगर एलिमेंट ऐसे हो जाते 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ठीक है, और फिर अगर मैं ये लिख देता तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि अब ये इक्वल वाली कंडीशन भी होगी। यहां पर अगर हमने इक्वल नहीं लगाया इसका मतलब कि एटलीस्ट एक एलिमेंट उसके अंदर कम होगा। ठीक है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए। ऑप्शन में बस इतना सा ही डिफरेंस होगा, एक में सबसेट में लिखा होगा इक्वल, एक में नहीं लिखा होगा इक्वल। तो समझ में आना चाहिए कि इक्वल कब लगना है और इक्वल कब नहीं लगना है। ठीक है ना, अगर इक्वल नहीं है और फिर भी अगर इक्वल लगा दिया तो चल जाएगा, लेकिन अगर इक्वल है और इक्वल नहीं लगाया तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 जो है वो लेस देन कोई एक एक्स एलिमेंट है जो कि लेस देन 2 है और एक्स के अंदर अगर 2 भी आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। वहां पर हमें इक्वल लगाना जरूरी है क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है। अगर किसी में 2 इंक्लूड नहीं है और फिर भी तुमने इक्वल लगा दिया तो वो चल जाएगा, वो क्योंकि सुपर सेट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर 2 इंक्लूड नहीं, अगर 2 इंक्लूड नहीं करना है तो इक्वल लगा दो या फिर नहीं लगाओ चलेगा, लेकिन अगर 2 को इंक्लूड कर लिया है और फिर तुमने इक्वल नहीं लगाया तो गलत हो गया, क्योंकि आपने बोला कि 2 इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन यहां पर इक्वल नहीं लगाया। क्लियर है? इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख लो। सुपर सेट कौन सा होता है? जो बड़ा सेट होता है, जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होते हैं वो सुपर सेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक सेट जो है वो खुद का तो सबसेट होता ही होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स उसमें आएंगे ही। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सेकेंड प्रॉपर्टी है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, कब इक्वल लगना है कब इक्वल नहीं लगना है अभी भी कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल है, एक ही बात है, अगर इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी एक में 1 2 4 एक एलिमेंट है और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4 5, तो यहां पर इक्वल लगाओ चाहे ना लिखाओ दोनों चलेगा। चाहे तुम ए सबसेट ऑफ बी लिखो चाहे ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिखो, दोनों वैलिड हैं, दोनों चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहां के एलिमेंट ऐसे हैं ए बी सी डी और यहां पर भी एलिमेंट कौन से हैं ए बी सी डी, तो फिर अब यहां पर या फिर ऑर्डरिंग चेंज है, तो फिर यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी अगर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर तुम्हें इक्वल लगाना कंपलसरी है क्योंकि इक्वल है ये। ठीक है, अरे
ऑप्शन में नहीं देगा ऐसे कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग ऑप्शन कभी नहीं बनता है, सिर्फ हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, और हमें समझ में आ गया इक्वल सेट कब होगा, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई इक्वल सेट की, ये भी एक डेफिनेशन हो गई इक्वल सेट की कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इट मींस ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई किसकी, इक्वल सेट की। ठीक है, और दो मैंने बता दिए हैं, दो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है, कौन कौन सी। पहली प्रॉपर्टी बताई, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है वो सभी का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a finite set of a finite set containing n elements, containing n elements is 2 power n, containing n element is 2 power n। ठीक है, अगर कोई एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 2 पावर n होंगे। जैसे कि मान लो, एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि अगर यहां पर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और मैं पूछ रहा हूं कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो 5 एक इसका सबसेट हो सकता है, 1 अकेला एक एलिमेंट भी इसका एक सबसेट हो सकता है, 2 अकेला भी इसका एक सबसेट हो सकता है, और 1 कॉमा 2 तो सबसेट होगा ही होगा इटसेल्फ वाला। ठीक है, तो एम्प्टी सेट और बाकी ये तो कितने सेट बन गए इसमें, 4 सेट बन गए, और इसके अंदर एलिमेंट कितने थे, 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 सबसेट इसके बन गए। अगर तीन एलिमेंट अगर होते, मान लो 1 2 3, तीन एलिमेंट अगर होते तो कौन कौन सा बनता, 5, 1 अकेला, 2 अकेला, 3 अकेला, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, और फिर 1 2 3, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एलिमेंट्स कितने थे, 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो अगर हमें पता करना है कि कितने उसके सबसेट्स बन सकते हैं एट मोस्ट, तो वो कितना होगा, 2 की पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। क्लियर है। तो अब तुम लोगों को मैं रोज बताता चलूंगा कि कहां तक तुम्हें पढ़ लेना है। तो 11th क्लास की आर डी शर्मा सब्जेक्टिव सबके पास होनी चाहिए, उसमें थर्ड एक्सरसाइज तक तुम लोग आज पढ़ लोगे, है ना, थर्ड के आगे तक मैंने पढ़ा दिया है, थर्ड एक्सरसाइज के आगे तक, और छोटी सी एक्सरसाइज है, 1 घंटे में तुम लोग सब खत्म कर लोगे। ठीक है, तो थर्ड से फोर्थ एक्सरसाइज तक कर लेना, और उसके साथ ही साथ मैं पैरेलली बताता चलूंगा कि क्या करना है। ठीक है, आगे का सेल्फ स्कोरर से अगर तुम लोग के पास हो तो उससे भी पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, अभी 5-10 मिनट अभी कोई उठेगा नहीं, अभिषेक नाम है ना, हाँ, वो एक सेशन दे रहा है तुम लोग को। ठीक है, 10-15 मिनट का है, वो एक वीडियो दिखाना चाहता है, आ जाओ।
ये किसकी बुक थी? लो। बातें नहीं, बातें मत करो। 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाओ सारे। 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स के सबसेट बनाओ जल्दी से। अभिजीत है इसका नाम, और ये अभी तुम लोग जानते ही होंगे, अभी इसका एक्सेस चला है recently। नहीं आएगा। मोबाइल तो बाहर, मैं चेक करता हूँ। फोन मैंने बाहर रखा है। फोन इसमें मैंने इसे 4-5 बार भेजा है, पर शायद से नहीं जाता है इसमें। तुम्हारा मेल ओपन करना है इसमें? मैं अपना, तुम्हारा मेल पर है? हाँ। इंटरनेट लगा के बता देना। हम्म। इसको तो एंटर कर दो, ये बिना एंटर उसके हो जाएगा। ये हो जाएगा। हाँ, इसमें जरूरत नहीं। पास पासवर्ड का इंटरनेट नहीं है। पासवर्ड याद नहीं है सर मुझे, मैं यूज नहीं करता हूँ उतना। पासवर्ड नहीं याद है? सर, मैं सर आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आप यहाँ से कनेक्ट नहीं हो सकता क्या किसी का? सर एक काम कर सकते हैं हम। मुझे मेल किया है। हाँ, मैंने आपको मेल किया है सर। सर आपके 2 मेल है क्या? MBM वाला। हाँ।
इस पे भी नहीं आया। आप एक बार खुद से करके चेक कर लीजिए सर। तो अपना व्हाट्सएप खोलो। मैं अपना व्हाट्सअप। हाँ, तुम्हारे व्हाट्सएप पे है। हाँ व्हाट्सअप पे है मैं। खोल खोल सकते हैं आप? हाँ। क्या खोलना है इसको? कैसे खोलना है इसको? इसको स्कैन करो। कौन से इसमें नहीं है मुझे बताओ। कौन से इसमें है वीडियो? इसमें नहीं। इसमें ये नहीं तो ऐसे भी मिल सकते। इसी में और पे भेज दो जिस ये खुल गया क्या तुम्हारा? तुम्हारा ओपन हुआ? हाँ हाँ शायद। कौन सा वाला है? छोटी दीदी होगा सबसे ऊपर में। नहीं नहीं ये नहीं है मेरा। ये नहीं है मेरा। हो गया क्या कनेक्ट मेरे से? बात ही नहीं। कैसे करते हैं? इसमें है ना? हाँ हाँ। ये वाला है ना? हाँ हाँ। ये वाला है ना? हाँ। छोटी दीदी करके होगा उसमें आप देख लो। हाँ इसमें। ठीक है। इसको बंद करो अभी क्लोज कर दीजिए। हाँ। इसको बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको क्लोज कर दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी यू नो मी। माय नेम इज अभिजीत कुमार गिरी फॉर दोज हु डजंट नो मी। जिसके लिए जो मुझे नहीं जानते उसके लिए मेरा नाम अभिजीत कुमार गिरी है। मैं इस कोचिंग में 1 साल से पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे। और फाइनली मैं यहाँ पे आया था नवंबर के एनडीए के लिए, पर मुझे वो नहीं मिला था क्योंकि मैंने ओएमआर सीट में कहीं गलती की और मेरी भी फॉल्ट थी अपनी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और कर लिया। आप लोग के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ क्योंकि मैं आपका 20 मिनट्स लूंगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का, कि मुझे पता है हम लोग से ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हो यहाँ पे। एनडीए वाले तो ऐसे ही घूमते भी रहते हैं, आप देखते हो कि बहुत बदमाशी करते हैं, पर आप लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं। रियली ये ट्रू है, मैंने खुद देखा है। और जब मैं सैनिक स्कूल में था तो मैं बहुत कम पढ़ाई करता था। यहाँ आने के बाद आप लोग में से ही बहुत सारे आपके सीनियर थे, मैंने उनको देख के मैंने सीखा। और प्रतीक सर जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं, हमें एक चीज मैं सर के बारे में बताऊंगा, सर हमेशा सीरियस रहते हैं। मुझे हमेशा डर लगता था सर के बारे में। ठीक है तो हम लोग ज्यादा क्लास सर के नहीं किए, बस थोड़ा सा क्लास मैंने किया था सर का। वो सेट्स वाले सर हमेशा आते थे पढ़ाने के लिए, तो उसी में हम लोग को डर लगता था। मैंने एक क्लास किया, दूसरी क्लास मैंने सर का नहीं किया था फिर। तो इसी यही थे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। अभी आप लोग एक काम करना, 30 सेकेंड के लिए आप प्लीज अपना आईज को क्लोज कर लेना। बस उसके बाद मैं फिर आपको वापस ले आऊंगा अपने ट्रैक पे। 30 सेकेंड, चलो कम ऑन। कोई चीटिंग मत कीजिएगा।
चलो आप योगा नहीं कर रहे, ऐसे ही है। तो मेरी एक छोटी सी लाइफ जर्नी है एज ए यंगर ब्रदर, आपका एक छोटा भाई होने के नाते एक छोटा सा लाइफ जर्नी है जो मैं दिखाना चाहता, क्योंकि पूरा टाइम तो पूरी लाइफ नहीं बता सकता मैं। तो मैंने एक छोटे से कलेक्शन थे जो मैं हमेशा रखता था शुरू से ही, बचपन से लेके अभी तक। तो वही मेरे कलेक्शन है, हो सकता है होप आप लोग को वो थोड़ा बहुत इट विल मोटिवेट यू मोर। सो इसीलिए मैंने ट्राई किया इसके लिए और आप लोग को दिखा रहा हूँ। चल, हो गया सर, खत्म हो गया यहीं पे, एक और मिनट। नहीं हुआ डाउनलोड पूरा शायद से, वही मैं देख रहा था। हाँ मेरे में नेट ऑन है। मोबाइल कहाँ है, कहाँ है? वहीं रखा है शायद से उधर है, या हॉटस्पॉट ऑन करना होगा। ठीक है सर, आप इसको तब तक डाउनलोड करते हैं दो, थोड़ा सा और है सर। Okay. So this is all about small journey of my life. So here ends। अभी यहाँ से अब हम लोग दूसरी लाइफ शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट आई टेक। फर्स्ट थिंग ये है कि आप यहाँ पे आप मेरे सीनियर हो, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो, मुझे उतना पता भी नहीं है अभी। मैं कोकून से अभी बाहर ही निकला हूँ, आप लोग बहुत सारे दुनिया देख के अभी यहाँ बैठे हो लास्ट मोमेंट पे। एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ सीखे हैं। फर्स्ट, अगर आप भी कोई भी डिसीजन कहीं पे भी लेते हो, डिसीजन कभी गलत और सही नहीं होता, पर जब आप डिसीजन लेते हो तो उसको आप सही बनाने की कोशिश करना, क्योंकि वो आपकी अपनी डिसीजंस होती है। आप अपने डिसीजन को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में। सेकंड, आप कभी जीवन में रिग्रेट करने की कोशिश मत कीजिएगा कहीं पे भी। कुछ भी आप करते हैं तो उसको पूरी जी जान लगा के कीजिएगा, क्योंकि लास्ट एक ही डर रहता है, वो मरने का। एक मौत रहती है डर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप मर जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप डरो मत किसी भी चीज़ में, डरते सभी है, पर ब्रेव वही होता है जो उस डर को ओवरकम करता है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा होकर बात बोल रहा हूँ तो मुझे भी डर लगती है, पर मैं जानता हूँ मैं अपने डर को कैसे ओवरकम करूँ, और आप भी अच्छी तरह से जानते हो उसको। तो आप उसको करना, जीवन में कभी पछताइएगा मत। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने सीखा है, तो मैंने सोचा एज ए मैसेज के तौर पे एक छोटा भाई के नाते आप लोग को दे दूं। वो कीजिए, बस इतना ही है। मेरी लॉकडाउन थोड़ी सी डिफिकल्ट रही थी यहाँ पे। 3 दिन तक ऐसे सिस्टम आ गए थे कि मुझे खाना नहीं मिला था यहाँ पे खाने के लिए, पर मैंने उस लाइफ को तब पर भी जिया था, क्योंकि मुझे इस दिन का इंतजार था। मुझे पता था एक दिन ऐसा भी आएगा कभी, क्योंकि अगर आदमी नहीं देखता है तो भगवान जरूर देखता है कहीं ना कहीं पे। वो अनजस्टिस किसी के भी साथ नहीं करते हैं कभी भी। तो होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज, आपको मिलेगी। अगर आप करोगे तो मिलेगी, अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे बेंच पे बैठे होने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगी वो चीज़, आप ऐसे वापस चले जाओगे। तो नीम सेट के बाद अगर आपको नहीं मिलती है तो आप रिग्रेट करोगे, काश 100 क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व कर लिया होता तो आज हो जाता। तो आज कर लेते हैं ना 100 क्वेश्चन, उसके बाद उस दिन रिग्रेट नहीं होगी। तो हर चीज़ करो ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो इसकी जो बात है ना, वो भले ही वो छोटा है एज में, लेकिन है ना, जब कोई ये चीज अचीव करता है ना तभी उसको बोलने की हिम्मत होती है। उसके पहले कभी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और हम सिर्फ तभी उस इंसान को सुनते हैं जब उसने कुछ अचीव किया हो। अगर कोई नॉन अचीव, किसी ने कुछ नहीं अचीव किया और उसको अगर हम सुनने की कोशिश करेंगे ना, वो आके कितना ही बोल देगा, हम ना उसको सुनेंगे और ना उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर अगर आज बोल पाता हूं तो क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया है। अगर ये कुछ बोल पा रहा है तो इसने क्योंकि कुछ अचीव किया है। और एनडीए का, जैसे कि इसने कहा कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं वो मस्ती वगैरह करते रहते हैं और मेरी डांट सबसे ज्यादा वही खाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनको ना डांटूं, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में किसी ना किसी को डांटना ही पड़ता है। और ये चीज भी मैंने देखी है कि जिस, मतलब एनडीए में वो बच्चे जो मुझसे कभी इंटरेक्ट ही नहीं हुए, मतलब इंटरेक्ट इन द सेंस कि जो मुझसे कभी सामने ही नहीं आए कि कभी मेरे को डांटने का मौका मिले, उसका जरूर सिलेक्शन हो जाता है।
मैंने इसका नाम भी मतलब कि अभी तुम्हारे सामने मुझे नहीं याद आ रहा था, है ना, क्योंकि मैंने इसको कभी ना डांटा है और ना कभी मुझे इसका मौका मिला। और ये समझ लो कि ना डांटना मतलब क्या हुआ, तुम लोग फाइनली एक एसएसबी अगर देने वाले हो, जो एनडीए के लिए मैं बोलूंगा, और ये सभी के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए निमसेट वगैरह सबके लिए वैलिड होता है। मेन होता है डिसिप्लिन। हम जो पढ़ रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत मैंडेटरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना किसी चीज में, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वो जो 2-4 घंटे जो तुमको बिताने हैं, या फिर एसएसबी में जो तुमको 5 दिन बिताने हैं, वहां पर तुम्हारा डिसिप्लिन ही मैटर करेगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम पेपर लिख रहे हो, उसमें किस बात का डिसिप्लिन, उसमें किस बात का हमें हमें इतना सीरियस होने की जरूरत है, तो डिसिप्लिन वहां पर भी लगता है। अगर डिसिप्लिन से नहीं क्वेश्चन का अटेम्प्ट करोगे, तो वहां पर तुम किसी क्वेश्चन को मजाक में छोड़ दोगे, या फिर किसी को लाइटली ले लोगे तो गलती कर दोगे, या फिर किसी को बहुत हाइप करके उसको छोड़ दोगे। ना ही हमें किसी क्वेश्चन को बहुत हाइप लेकर सोचना है, ना ही किसी को बहुत लाइटली लेकर सोचना है। हर एक पेपर को, चाहे वो टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज को इंपॉर्टेंटली करना है। अगर मैं यहां पर तुमको किसी चीज में अगर देखते हुए डांट रहा हूं, इसका मतलब कि तुमने वहां पर जो रूल दिया गया था तुमने उसको ब्रेक करा। तुम सोच रहे हो कि मुझे कौन देख लेगा, लेकिन तुम्हें क्या पता, वहां पर जब तुम ग्राउंड में एसएसबी वगैरह में होते हो, तो वहां पर हर कोई तुम्हें चेक कर रहा होता है। यहां पर जहां मैंने तुम्हें डांटा, समझ लो वहां तुम्हारा रिजेक्शन लेटर आ गया है, तुमको वहां पर तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया है। यहां पर अगर मैंने तुम्हारी कोई गलती पकड़ी, मतलब कि यहां पर तो मैंने डांट दिया तुम्हें, वहां पर कोई डांटेगा थोड़ा ना, वहां पर तो तुम उसी समय रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब कि अगर यहां पर तुमने अगर 1 साल में 6 महीने में अगर तुमने मुझसे डांट खा ली, मतलब वहां पर तुमने रिजेक्ट हो गए। तुम लोग इस चीज को देखते हो कि एक्सक्यूजेस देने लग जाओगे, या फिर डांट दिया तो हमारी क्या गलती थी, हमने ऐसा करा था, तुम यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वहां पर तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। तो यही समझ जाना सबसे पहले कि अगर सर ने डांटा है, मतलब कि हम रिजेक्शन की एक कगार आगे पहुंच गए। और एमसीए वालों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले डिसिप्लिन लेकर आओ। डिसिप्लिन लेकर आओगे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक चीज का डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना होता है, किसी को बोलकर आने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बहुत बड़े हो चुके हो। यहां पर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 12th में ना 12th से छोटा हो, चाहे एनडीए वाले हो चाहे एमसीए वाले हो। 12th अगर तुमने पढ़ ली है तो तुम लोग बहुत बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें यह नहीं बताने की जरूरत है कि पढ़ने का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस नहीं बताने की जरूरत है। छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए बिठाना पड़ता है जबरदस्ती डांट के, क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस नहीं पता होती पढ़ने की। तुम लोग को पढ़ने की इंपॉर्टेंस पता है, तो तुम लोग को अभी जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को बताने के लिए। और हर एक चीज के लिए एक जुनून जब तक नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज तय है। अगर तुम लोगों के पास कुछ करने का अगर सोचना है कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये क्यों अचीव करना है। किसी को कुछ करके दिखाना है, कुछ को बन के दिखाना है, घर वालों के लिए करना है, किसी दूसरे के लिए करना है, किसी के लिए भी करना है। एक मोटिवेशन जब तक नहीं होगा तब तक तुम उस अचीव करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये जो इसने बताया है, इसने जो अपनी वीडियो जो जर्नी दिखाई है, उससे देखकर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वो किस जगह से आया है, कौन सी चीजों ने फेस करी है, और इसके पास अचीव था, इसके पास एक ड्रीम विजन था जिसको इसको अचीव करना था। और इसीलिए ही उसने इतनी मेहनत करी। यहां पर जो बोला गया कि लॉकडाउन लग गया, तो वहां पर लॉकडाउन में सिर्फ वही बच्चे का सिलेक्शन हो पाया है जो सेल्फ मोटिवेटेड थे, जिनको खुद से पता था कि हमें पढ़ना है। जिनको नहीं पता था पढ़ने की इंपॉर्टेंस, या जो सिर्फ डांट के बैठा के पढ़ने वाले लोग थे, वो सब छट गए इस बार। इम्पेटस की सबसे अच्छी खास बात ही यही है कि हम लोग कभी भी डांट के पढ़ाने में बिलीव नहीं रखते। हम बोलते हैं अगर तुम्हें नहीं बैठना तुम जाओ घर, हॉस्टल चले जाओ, घर चले जाओ, लेकिन अगर यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो तो अपने मन से बैठ के पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो। क्योंकि यहां पर हम सिर्फ खुद से पढ़ना सिखाते हैं, डंडे मारकर पढ़ाना नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ आज तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आज तुम सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन जब यहां से बाहर जाओगे तो तुम अपने आप खुद से अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां से जो बच्चा खुद से सिलेक्ट होकर निकलता है, वो अपनी मेहनत पे निकलता है, वो खुद से जानता है कि मुझे क्या करना है। यहां पर तुम्हें लर्निंग सिखाई जा रही है कि कैसे करना है। बैठा के अगर रटा रहे होते, मार के पढ़ा रहे होते, तो फिर बहुत अलग चीजें हो जाती। सिलेक्ट तो तुम हो जाते, नो डाउट, लेकिन फिर यहां से बाहर जाने के बाद सिर्फ तुम एक रोबोट बन चुके होते। हम रोबोट नहीं बनाते, हम इंसान बनाते हैं। रोबोट कौन होते हैं? जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने पर ही काम करते हैं। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। और इंसान क्या होता है? इंसान के पास खुद का दिमाग होता है कि कब उसे काम करना है, कब नहीं करना है, कब कितनी मेहनत करनी है। तो इंसान बनना है, रोबोट नहीं। ठीक है? मैंने देखा है, अभी मैं नाम किसी का भी नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने देखा है जो इंस्टीट्यूट जहां पर भी इस तरह से पढ़ाया जाता है, वहां के बच्चे तुम लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखे। वो इंसान नहीं होते हैं, वो रोबोट बन चुके होते हैं। उनको ये खुद ही नहीं पता होता कि वो मशीन बन गए हैं। हमें मशीन नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। ठीक है ना? तो इस बात की गहराई को समझो कि यहां पर हम क्यों तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। ठीक है? चलो, थैंक यू अभिजीत और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।